नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा एग्जाम के लिए जो आपके बिहार में होने वाले हैं उसके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो आपके बिहार दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और ये सारे जो प्रश्न लिए गए हैं इनमें बिहार दरोगा में पिछले वर्षों पूछे गए एग्जामों में पूछे गए प्रश्न भी हैं, और इन प्रश्नों से भी संबंधित जो भी आपके बिहार दरोगा बिहार एसआई एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकेंगे उन प्रश्नों को भी हम लोग पढ़ेंगे। और इसमें कुछ प्रैक्टिस सेट से भी लिए गए हैं प्रश्न जो आपके बिहार दरोगा एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलिए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है और ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कह रहा है कि अंग्रेजों का सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? और ये बिहार एसआई एग्जाम में हुबहू प्रश्न पूछा था। तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान 1632 में दिया गया था। और ये सुनहरा फरमान आपसे अगर पूछ ले कि क्या था, तो सुनहरा फरमान था कि गोलकुंडा पर मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया। अंग्रेजों को क्या दिया गया? गोलकुंडा पर मुक्त व्यापार का यहाँ पे अधिकार दिया गया। ठीक, तो ये था आपका सुनहरा फरमान। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि सुनहरा फरमान जारी किसने किया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अब्दुल्ला कुतुब शाह ने सुनहरा फरमान जारी किया। गोलकुंडा के शासक थे भाई अब्दुल्ला कुतुब शाह ने क्या किया? अब्दुल्ला जो कुतुब शाह थे उन्होंने क्या किया? सुनहरा फरमान जारी किया। ठीक, ये आप लोग एक पॉइंट यहाँ से याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे नोट करेंगे, अगर आपसे पूछे कि शाही फरमान किसे कहते हैं, अगर आपसे पूछे कि शाही फरमान किसे कहते हैं, तो देखिए शाही फरमान कब जारी किया गया? शाही फरमान जारी किया गया था 1717 में। अगर आपसे पूछे कि शाही फरमान जारी किसने किया था, तो शाही फरमान जो था वो फर्रुखसियर ने जारी किया। इसके साथ ये भी याद रखेंगे किसने जारी किया था? फर्रुखसियर ने शाही फरमान जारी किया था। और शाही फरमान के जरिए कहाँ पे मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया अंग्रेजों को? तो यहाँ पे बंगाल, बिहार, उड़ीसा साइड में बंगाल, बिहार और उड़ीसा क्षेत्र में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया। तो ये था आपका शाही फरमान। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। और साथ में इसका हम लोग रिवीजन भी करते चलते हैं, तो इसका रिवीजन कर लेंगे। अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया था? 1632 बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। और सुनहरा फरमान क्या था? तो ये अगर आपसे पूछे तो गोलकुंडा पर मुक्त व्यापार का अधिकार दिया गया था अंग्रेजों को। गोलकुंडा पे मुक्त व्यापार और सुनहरा फरमान जारी किसने किया था अगर पूछे तो अब्दुल्ला कुतुब शाह ने सुनहरा फरमान जारी किया था। अब्दुल्ला कुतुब शाह गोलकुंडा के शासक थे। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि शाही फरमान कब आया था, शाही फरमान कब जारी किया गया था? 1717 में। और शाही फरमान जारी किसने किया था, जो कि यहाँ से भी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं? तो फर्रुखसियर ने जारी किया था। किसने? फर्रुखसियर ने। और इसके तहत कहाँ पे मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया था अंग्रेजों को? बंगाल, बिहार और उड़ीसा साइड में अंग्रेजों को मुक्त व्यापार करने का अधिकार दिया गया। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे पहले प्रश्न से। और अगले प्रश्न पे आप लोग बढ़ते हैं। कह रहा है कि भारत में पहला सत्याग्रह किसने किया? तो भारत में जो पहला सत्याग्रह था ये महात्मा गांधी जी ने किया था। किसने? महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किया था। अगर आपसे पूछे कि ये अपना पहला सत्याग्रह कब किए थे, तो 1917 में। और कहाँ पे? चंपारण, बिहार में किए थे। कहाँ पे? चंपारण, बिहार में इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह किया था। तो ये इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और चंपारण सत्याग्रह क्यों किया गया था, तो यहाँ पे बताएंगे। तो गांधी जी ने अपना जो पहला सत्याग्रह था वो किसे रोकने के लिए किए थे? तो तीन कठिया प्रथा चलाई जा रही थी अंग्रेजों के द्वारा यहाँ पे तीन कठिया प्रथा चलाई जा रही थी। यानी कि 3 कट्ठे जमीन पे क्या करना पड़ता था? यहाँ पे नील की खेती करना पड़ता था। तो इसी वजह से यहाँ पे चलाई गई थी। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह कब चलाया था, गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह नहीं था। अगर भारत में पहला सत्याग्रह पूछेगा तो आप लोग 1917 वाला चंपारण बिहार वाला बताएंगे, चंपारण सत्याग्रह। अगर पूछे कि गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था, तो ये किए थे 1906 में। और कहाँ पे किए थे? दक्षिण अफ्रीका में पहले गांधी जी रहते थे, वहीं पे किए थे, दक्षिण अफ्रीका में किए थे। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अब और कुछ सत्याग्रहों के बारे में जान लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि बारदोली सत्याग्रह किसने किया,
बारदोली सत्याग्रह किसने किया? तो बारदोली जो सत्याग्रह से संबंधित नेता थे कौन थे? सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि कौन किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कब किए थे? 1928 डेट भी आप लोग याद रखेंगे। कब हुआ था बारदोली सत्याग्रह? 1928 में। अगर आपसे पूछे कि भूदान आंदोलन किसने शुरू किया? भूदान आंदोलन, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न है। भूदान आंदोलन किसने किया था? तो विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन शुरू किया था। और विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन कब शुरू किया था? डेट भी एग्जाम इंपॉर्टेंट है, 1951 में। ठीक, इसका रिवीजन करेंगे। अगर आपसे पूछे कि गांधी जी ने भारत में पहला सत्याग्रह किसने किया था? तो भारत में जो पहला सत्याग्रह है महात्मा गांधी जी का था। और ये कब कितने सन में किए थे? कई बार पूछा गया है। 1917। कहां पे किए थे? तो चंपारण बिहार में किए थे, कई बार पूछा गया है। और किसको रोकने के लिए किए थे? तो तीन कठिया जो प्रथा थी अंग्रेजों को यहाँ पे बिहार चंपारण में, इसको रोकने के लिए किए थे। जबकि गांधी जी का पहला सत्याग्रह पूछे तो ये 1917 वाला नहीं था, ये तो भारत में पहला सत्याग्रह। लेकिन अगर केवल पहला सत्याग्रह पूछे तो गांधी जी ने पहला सत्याग्रह 1906 में अपना किया था और दक्षिण अफ्रीका में किए थे। और बात करते हैं बारदोली सत्याग्रह के बारे में। तो बारदोली सत्याग्रह ने सरदार पटेल ने शुरू किया था 1928 में। कब? 1928 में। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन 1951 में। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार कब किया? और ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कहाँ पे? बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पुर्तगालियों ने अपना पहला जो मतलब गोवा पे अधिकार जो है 1510 में किया था। अब गोवा की बात करते हैं। और गोवा पे अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम कौन लोग आए थे? सर्वप्रथम कौन लोग आए थे? तो गोवा पे सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए थे। कौन लोग? पुर्तगाली लोग। और कब आए थे? 1510 में। अगर आपसे पूछे कि सबसे लास्ट में गोवा से कौन गए थे? सबसे लास्ट में गोवा से कौन लोग गए थे? तो गोवा पे अधिकार सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया। अब सबसे लास्ट में गोवा से कौन लोग गए थे? पुर्तगाली लोग ही गए थे, पुर्तगाली लोग। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी वजह से कब गए थे ये पुर्तगाली? तो 1961 में। और 1961 को गोवा को आजाद किया गया। किसको? गोवा आजाद कब हुआ था? तो ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, गोवा आजाद कब हुआ था? तो ये 1961 को आजाद हुआ था। और किस ऑपरेशन के द्वारा? तो ये ऑपरेशन भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को आजाद कर लिया गया था। किसके द्वारा? गोवा को आजाद कर लिया गया था। और अगर आपसे पूछेगा कि गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? गोवा पूर्ण राज्य कब बना था? तो 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बना था। और पूरा डेट अगर आपसे पूछे कि 30 मई 1987 को गोवा पूर्ण राज्य बना था। और 30 मई को क्या मनाया जाता है? गोवा स्थापना दिवस मनाता है अपना। गोवा स्थापना दिवस कब मनाता है? 30 मई को मनाता है। तो इतनी चीजें यहाँ से गोवा से आप लोग याद रखेंगे। पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार कब किया था? 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा पे अधिकार किया था। और मतलब सर्वप्रथम गोवा पे कौन लोग आए थे? पुर्तगाली लोग ही सबसे पहले यहाँ पे अपना अधिकार किए 1510 में। और सबसे लास्ट में जब गए थे 1961 में गोवा को छोड़ करके पुर्तगाली ही गए थे। तो गोवा आजाद कब हुआ था? 1961 में। और किस ऑपरेशन के द्वारा गोवा आजाद कर लिया गया था? तो ऑपरेशन विजय के द्वारा गोवा को आजाद बनाया गया। और अब आपसे पूछे कि गोवा पूर्ण राज्य कब बना? तो 1987 में गोवा पूर्ण राज्य बना, 30 मई 1987 में। और गोवा 30 मई स्थापना दिवस अपना मनाता है, 30 मई को अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा चैनल तो इसको सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। इसी तरह से और भी अपने एग्जामों की तैयारी करने के लिए और बिहार दरोगा एग्जाम की तैयारी खूब अच्छे से करने के लिए। उसके बाद अगर आप इसका पीडीएफ रीड करना चाहते हैं, इसका पीडीएफ आप लोग पाने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां पे जाके पीडीएफ पा सकते हैं, वहां पे पढ़ सकते हैं। ठीक, पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल पे जाके उसे ले सकते हैं। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राम मोहन राय ने किया था। किसने? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। और राजा राम मोहन राय के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था? अगर आपसे पूछे कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने किया था तो इसकी भी स्थापना राजा राम मोहन राय ने। किसने? राजा राम मोहन राय ने 1915 में किया था। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 15 में। और कहां पे किया था? कलकत्ता में। ये भी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, कलकत्ता में किए थे। ठीक, उसके बाद राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? राजा राम मोहन राय की राजा की उपाधि किसने दिया था? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। इन्हें राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आपसे पूछे कि
युगदूत किसे कहा जाता है? युगदूत किसे कहा जाता है? तो ये भी आपके राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा जाता है। और यही पूछे कि सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा का अंत किसने किया? तो सती प्रथा का अंत भी राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत भी किया। और इनकी एक पत्रिका थी, अगर आपसे पूछे कि संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका थी? संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका थी? तो ये राजा राम मोहन राय की पत्रिका थी। राजा राम मोहन राय की पत्रिका संवाद कौमुदी थी। उसके बाद आपसे पूछे कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कब हुई थी? तो ये भी ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक, तो ये भी चीजें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इनको शॉर्ट फॉर्म में RRR से हम लोग इंडिकेट करेंगे, राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना 1915 में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में किया। कहाँ पे? कलकत्ता में किया। उसके बाद राजा की उपाधि ने किसने दिया? अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी। युगदूत किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय की। संवाद कौमुदी किसकी पत्रिका है? राजा राम मोहन राय की पत्रिका है। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? ब्रिस्टल इंग्लैंड में हुई थी। और सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1929 में हुआ था। कब? 1929 में हुआ था। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इतनी चीजें अपने कॉपी में नोट करेंगे। और अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? और ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो शक्ति है वो संसद के पास है। किसके पास है? संसद के पास है। और ये है आपका आंसर, किसके पास है? संसद के पास है। उसके बाद, और राष्ट्रपति को पद के हटाने के लिए कौन सी प्रक्रिया होती है? तो इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। कौन सी प्रक्रिया? महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है। और ये महाभियोग जो है, राष्ट्रपति पे महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। इसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और राष्ट्रपति पे महाभियोग यहाँ पे पूरा लिखेंगे। और राष्ट्रपति पे महाभियोग किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? अमेरिका के लिए। और राष्ट्रपति पे महाभियोग के लगाने से पहले कितने दिन पहले सूचना दी जाती है? कितने दिन पूर्व सूचना दी जाती है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने के 14 दिन पहले सूचना दी जाती है। और राष्ट्रपति के बारे में कुछ चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति के पास क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद नंबर 72 के तहत। और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल में है? राष्ट्रपति का निर्वाचन तो अनुच्छेद नंबर 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन। और राष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल अनुच्छेद नंबर 56 में है। कितने वर्ष होता है? 5 वर्ष होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, यहाँ पे लिखेंगे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 60 के तहत। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो इतनी चीजें इंपॉर्टेंट थी राष्ट्रपति से, जो हमने बताया। और भी चीजें हैं, उसे और भी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति को पद से कौन हटा सकता है? संसद हटा सकता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और प्रक्रिया क्या होती है राष्ट्रपति से? हो सकता है इस बार ये पूछ ले, तो महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक, महाभियोग कहां से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाने से पहले उनकी 14 दिन पहले उनको सूचना दी जाती है। और राष्ट्रपति पे बात करते हैं, क्षमादान शक्ति किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 72 में है। और राष्ट्रपति का शपथ किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 60 में है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इन्हें शपथ दिलाते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 54 में। कार्यकाल अनुच्छेद नंबर 56 में 5 साल का कार्यकाल होता है। कितने साल का? 5 साल का इनका कार्यकाल होता है। ये प्रश्न आप लोग याद रखेंगे। तो किस यूरोपीय ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना लगाया? किस यूरोपीय कंपनी ने? तो सबसे पहले पुर्तगाली ने अपना कारखाना लगाया। अब कब लगाया था? पुर्तगालियों ने 1500 में अपना कारखाना इन्होंने लगाया था। और कहाँ पे लगाया था? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कालीकट में इन्होंने अपना कारखाना लगाया था। कालीकट कि कहाँ पे पड़ता है? केरल में इन्होंने अपना कारखाना लगाया था। और अंग्रेजी कंपनी की स्थापना कब हुई थी? अंग्रेजी कंपनी की अगर आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी, तो कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 में हुई थी। ठीक, 1600 में हुई थी। और अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब लगाई थी? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे पहले कोठी। और हम बता दे रहे हैं कहाँ पे लगाई थी, तो सूरत में लगाई थी। कहाँ पे? सूरत में लगाई थी। उसके बाद डच कंपनी आपसे पूछे कि स्थापना कब हुई थी। ये सभी कंपनियों की स्थापना बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आप लोग इसे कॉपी में नोट करेंगे। और डचों ने अपनी जो पहली कोठी थी वो कहाँ पे लगाई थी? पहली जो कोठी थी इन्होंने अपनी मसूलीपट्टनम में लगाई थी। कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में लगाई थी। और मसूलीपट्टनम में इन्होंने 1605 में अपनी फैक्ट्री लगाई थी। उसके बाद फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना है
यहाँ पे लिख लेते हैं फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना है वो कब की गई। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी। कब? 1664 में। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देख लेते हैं इसका रिवीजन। किस यूरोपीय कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना लगाया? तो सबसे पहले व्यापारिक संबंध भी भारत से पुर्तगाली लोग ही बनाए और सबसे पहले अपने कारखाना भी लगाए। तो 1500 में कालीकट केरल में इन्होंने अपना कारखाना लगाया। अंग्रेजों ने अपना कारखाना कब लगाया? कंपनी की बात करें, कंपनी की स्थापना 1600 में, लेकिन पहली कोठी कब स्थापना हुई? कहाँ पे? सूरत में हुई। और ये कब लगाए थे ये आप लोग बताएंगे। डच कंपनी की जो स्थापना है 1602 में हुई और इन्होंने अपनी पहली कोठी कहाँ पे लगाई? मसूलीपट्टनम 1605 में। फ्रांसीसी कंपनी की जो स्थापना है 1664 में हुई थी। ठीक, पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। इसी तरह से और भी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके किसी भी एग्जाम है, कोई भी परीक्षा का एग्जाम है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करके उस पर हम लोग वीडियो जरूर बनाएंगे। किस यूरोपी ने भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? किस यूरोपी ने भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? तो सबसे पहले व्यापारिक केंद्र पुर्तगालियों ने स्थापित किए। किसने? पुर्तगाली ने सबसे पहले व्यापारिक संबंध बताए। अब सबसे पहले पुर्तगाल से कौन आया था? सर्वप्रथम पुर्तगाल से कौन आया था? तो ये आप लोग जानते हैं कि 17 मई 1498 को, 17 मई का दिन था। और कब था? 1498 को यहाँ भारत में आने वाला कौन था? वास्को डी गामा। वास्को कौन सा पुर्तगाली आया था? वास्को डी गामा। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 17 मई 1498 ये इसका डेट भी पूछा जाता है। वास्को डी गामा आया था और ये भारत में आकर के कहाँ पे उतरा ये भी आप लोग बताएंगे। भारत में आके ये कालीकट में उतरा। कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह पे आके ये उतरता है। उसके बाद इसका स्वागत किसने किया था? तो इसका जो स्वागत करने वाला था कौन? राजा जमोरिन ने। राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि इसका स्वागत किसने किया था। तो राजा जमोरिन ने, वहाँ के शासक थे, इन्होंने इसका स्वागत किया था। और पुर्तगालियों ने अपना पहला कोठी, अभी हमने बताया कि कब स्थापित किया था। पहला कोठी पूछे तो ये 1500 में स्थापित किए थे। कहाँ पे? कालीकट केरल में। कहाँ पे? कालीकट केरल में इन्होंने अपना पहला कोठी लगाया था। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देख लेते हैं कि किस यूरोपी ने भारत में सर्वप्रथम व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। तो पुर्तगाली ने सबसे पहले व्यापारिक केंद्र स्थापित किया। और सर्वप्रथम आया कौन? सर्वप्रथम 17 मई 1498 को वास्को डी गामा आया था। ये पुर्तगाली ही था। और उतरा कहाँ था भारत में? तो ये कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। कहाँ पे? कालीकट बंदरगाह पे था। इसका स्वागत किसने किया? राजा जमोरिन ने इसका स्वागत किया। और इन्होंने अपनी पहली कोठी कहाँ पे लगाई? पुर्तगालियों ने 1500 में कालीकट केरल में लगाया था। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। रेशम किस से उत्पन्न होता है? और ये जो पुर्तगाली वाला प्रश्न है ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये भी आप लोग साथ में देखते चलिएगा कि किस लेवल का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है और उससे संबंधित प्रश्न आप लोग याद रखिएगा। ठीक, और ये प्रश्न दोबारा रिपीट करे या ना करे इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ये जो इसके साथ बताया जा रहा है इसमें से एक प्रश्न जरूर आपका फंस सकता है। तो इस वजह से इतनी चीजें यहाँ पे स्टडी करके लाई जाती है, तो ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन गलत ना होने पाए। रेशम किससे उत्पन्न होता है? रेशम किससे उत्पन्न होता है? यहाँ पे लिखेंगे रेशम किससे उत्पन्न होता है। तो जो रेशम है, रेशम के कीट के प्यूपा से उत्पन्न होता है। ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ठीक, और ये रेशम के जो कीट होते हैं उसके प्यूपा से उत्पन्न होता है और प्यूपा से उत्पन्न होता है। तो ये ऑप्शन सही था उसमें। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि रेशम का पालन क्या कहलाता है, तो रेशम का पालन कहाँ पे होता है? तो ये शहतूत के वृक्ष पे होता है। किसके वृक्ष पे? शहतूत वृक्ष पे रेशम का पालन किया जाता है। इस पे कीड़े पाले जाते हैं। और रेशम के कीड़े का पालन को क्या कहते हैं? रेशम के कीड़े के पालन को क्या कहते हैं? तो रेशम के कीड़े के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीड़े के पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। और रेशम का अगर पूछे कि सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है, सर्वाधिक उत्पादन अगर आपसे पूछे कि कौन सा देश करता है, तो आप लोग बताएंगे कौन सा? चीन सर्वाधिक उत्पादन करता है, चीन। अगर आपसे पूछे कि भारत में कौन सा राज्य सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, भारत में सबसे ज्यादा तो कर्नाटक राज्य रेशम का सर्वाधिक उत्पादन करता है। कौन सा?
कर्नाटक राज्य करता है। तो इतनी चीजें आप लोग रेशम से याद रखेंगे। रेशम किससे उत्पन्न होता है? तो रेशम के कीट के प्यूपा से उत्पन्न होता है। रेशम के कीट के प्यूपा से उत्पन्न होता है। और रेशम कीट पालन क्या किस पे होता है? शहतूत के वृक्ष पे। और रेशम के कीट पालन को क्या कहते हैं? इसे सेरीकल्चर कहते हैं। रेशम के कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला रेशम का चीन है। सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य करता है? चीन देश करता है, चीन। भारत में कौन सा राज्य करता है? कर्नाटक। इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो बारदोली सत्याग्रह के नेता थे सरदार पटेल। कौन थे? सरदार पटेल थे बारदोली सत्याग्रह के नेता। कब हुआ था? 1928 में। और इन्हें सरदार की उपाधि किसने दिया? तो सरदार की उपाधि इन्हें किसने दिया? तो ये भी पूछा जाता है, सरदार की उपाधि इन्होंने किसने दिया? तो बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया। बारदोली की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि दिया। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद मतलब बारदोली सत्याग्रह की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी। इसके जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसको क्या कहते हैं? मैक्स ब्रूमफील्ड कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी कहते हैं। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बारदोली सत्याग्रह की जांच के लिए एक मतलब ये कमेटी बनाई गई थी। इसमें जांच हुआ कि मतलब वास्तव में क्या कमी थी, बारदोली सत्याग्रह करना पड़ा, तो इसके लिए बनाया गया था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? और भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? उप प्रधान मंत्री कौन थे? तो ये थे आपके सरदार पटेल। सरदार पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, तो देख लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। आपसे पूछे कि बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो सरदार पटेल बारदोली सत्याग्रह के नेता थे। बारदोली सत्याग्रह 1928 में हुआ था और यहीं पे इन्होंने बारदोली महिलाओं के द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई। कौन सी उपाधि? सरदार की उपाधि दी गई। और बारदोली सत्याग्रह के लिए जांच समिति एक बनाई गई थी जिसका नाम था मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी। कौन सा? मैक्सवेल ब्रूमफील्ड कमेटी। और भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री जो थे वो सरदार पटेल थे। कौन थे? सरदार पटेल थे। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? वो भी सरदार पटेल थे। ठीक, इतनी चीजें यहाँ से सरदार पटेल जी से याद रखेंगे आप लोग। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और इस तरह के भी प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप उसका आइडिया लगाएंगे। कह रहा है कि मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए क्या आवश्यक है? तो जो ऑप्शन में दिया गया था वो हम आपको बताते हैं। काम करने के लिए अनुकूल नेटवर्क, काम करने के लिए अनुकूल हैंडसेट, ये तो होता है इंपॉर्टेंट होता है। अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए आपके पास मोबाइल सेल फोन के लिए। ठीक, हैंडसेट होना चाहिए। उसके बाद दूसरा मतलब ऑप्शन इनमें से सभी सही था। और दूसरा वाला क्या था? सेवा प्रदाता नेटवर्क होना चाहिए। सेवा प्रदाता नेटवर्क होने चाहिए। ठीक, ये भी सही है। उसके बाद आपके पास एक क्या होना चाहिए? सिम कार्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सिम कार्ड होना चाहिए। ठीक, तो ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट होती है आपके मोबाइल से बात करने के लिए। नहीं तो क्या पता आप किसी को मोबाइल गिफ्ट कर दें, सिम कार्ड उनके पास है ही नहीं तो आपसे बात ही नहीं कर पाएंगे, तो ये होती प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग समझिएगा। अगर आपसे पूछे तो ये थे आपके, इनमें से सभी सही था। ये पहला ऑप्शन था, ये दूसरा ऑप्शन था, ये तीसरा ऑप्शन था। तो इनमें से सभी सही था उसमें ऑप्शन। ठीक, तीनों होने चाहिए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न मोबाइल से पढ़ लेते हैं। जैसे आपसे पूछेगा कि मोबाइल चार्जर क्या काम करता है? मोबाइल चार्जर ये क्या काम करता है? तो मोबाइल जो चार्जर होता है वो एक कैसा ट्रांसफार्मर होता है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होते हैं, एक अपचाई और एक उच्चाई ट्रांसफार्मर। और जो होता है ये अपचाई ट्रांसफार्मर होता है मोबाइल चार्जर, ये क्या करता है कि हाई वोल्टेज को किस में कन्वर्ट करता है? हाई वोल्टेज को ये लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ये होता है अपचाई ट्रांसफार्मर के काम। और उच्चाई जो ट्रांसफार्मर होता है वो लो वोल्टेज को कन्वर्ट करके हाई वोल्टेज में करता है। ठीक, तो ये था। अगर आपसे पूछे कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया? मोबाइल का आविष्कार आपको पूछे कि किसने किया, तो मोबाइल का जो आविष्कार करने वाले हैं मार्टिन कूपर हैं। कौन है? मार्टिन कूपर। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है।
और अगर आपसे पूछे कि वहीं पे टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया, तो ये आप लोग बताएंगे किसने, ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। मोबाइल सेल फोन के काम करने के लिए क्या आवश्यक है, तो काम करने के लिए अनुकूल हैंडसेट होना चाहिए एक आपके पास, ओके, उसके पास सेवा प्रदाता नेटवर्क होना चाहिए, सिम कार्ड होना चाहिए। मोबाइल चार्जर क्या काम करता है, ये अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या करते हैं, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करते हैं। जो मोबाइल चार्जर का है, इसका आविष्कार किसने किया था, मार्टिन कूपर ने किया था। मोबाइल का आविष्कार मार्टिन कूपर ने, जबकि टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। किसने, ग्राहम बेल ने। दोनों अलग अलग चीजें हैं, इसे आप लोग याद रखेंगे, कॉपी में नोट करेंगे। वायुमंडलीय दाब मापने के लिए उपयोग करते हैं बैरोमीटर का, किसका, बैरोमीटर का उपयोग करते हैं वायुमंडलीय दाब मापने के लिए। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका एसआई मात्रक जो होता है बार होता है। क्या, वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक बार होता है। अगर आपको आर्द्रता मापनी हो, आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, तब आप लोग बताएंगे हाइग्रोमीटर का। हाइग्रोमीटर का, आर्द्रता पूछे तो हाइग्रोमीटर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे र का मात्रा है और यहाँ पे भी र का मात्रा है, इससे आप लोग गेस कर लेते हैं किसे। अगर आपसे पूछे कि आपेक्षिक घनत्व मापना हो तब किस चीज का उपयोग करते हैं, आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो इसके लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे गैस का दाब मापना हो, आपको किसका प्रयोग करेंगे, गैस का दाब अगर मापना हो तो किसका प्रयोग करते हैं, तो गैस के दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगर आपको रक्त मापना हो, ये सभी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और पूछे जाते हैं, तो आपको किसका उपयोग करते हैं, तो स्फिग्नो मैनोमीटर का। किस पे, स्फिग्नो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। आपको रक्तचाप मापना तो स्फिग्नो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। देखिए, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए उपयुक्त यंत्र कौन सा है, बैरोमीटर है। या इससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। और वायुमंडलीय दाब का एसआई मात्रक क्या होता है, बार होता है। ठीक, आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापने के लिए कैसा मीटर, हाइग्रोमीटर। जबकि आपेक्षिक घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर। हाइड्रोमीटर और हाइग्रोमीटर में थोड़ा सा अंतर है, आर्द्रता मापना हो तो हाइग्रोमीटर और अपेक्षिक घनत्व मापना हो तो हाइड्रोमीटर। ठीक, और गैसों का दाब मापना हो तो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। रक्तचाप मापने के लिए स्फिग्नो मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। टाइपराइटर में कौन कुंजी पटल उपलब्ध नहीं है, और ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि टाइपराइटर में कौन सी कुंजी नहीं उपलब्ध होती, तो यहाँ पे एंटर का कुंजी इसमें नहीं उपलब्ध होता है। किसका, एंटर का। अगर आपसे पूछे कि टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, तो टाइपराइटर के आविष्कार करने वाले कौन है, सोल्स हैं। कौन, सोल्स। ठीक, सोल्स ने कंप्यूटर का, टाइपराइटर का आविष्कार किया था। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है, कंप्यूटर के जनक किसे माना जाता है, तो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है कंप्यूटर के जनक। किसे, चार्ल्स बेबेज को माना जाता है कंप्यूटर के जनक। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं। किसे, सीपीयू को कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है सीपीयू का फुल फॉर्म। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। टाइपराइटर में कौन सी कुंजी पटल नहीं उपलब्ध होती है, एंटर का, एंटर नहीं उपलब्ध होता। टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था, सोल्स ने किया था। किसने, इनका सही से नाम लिख लीजिए, सोल्स ने टाइपराइटर का प्रयोग किया था, आविष्कार किया था। और कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज हैं कंप्यूटर के जनक। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जिसका फुल फॉर्म कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि इनुइट लोग कहाँ पाए जाते हैं, तो इनुइट लोग जो है वो साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पे, साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं इनुइट लोग। और साइबेरिया क्षेत्र जैसे कि क्या हो गया, अलास्का का साइड हो गया, अलास्का का साइड हो गया, उसके बाद थोड़ा अलास्का का साइड हो गया, उसके बाद ग्रीनलैंड का साइड हो गया, ग्रीनलैंड का साइड हो गया, उसके बाद कनाडा का साइड हो गया। यहाँ पे क्या, कनाडा और ग्रीनलैंड और ऑस्ट्रेलिया, अलास्का साइड, इसको क्या कहते हैं, साइबेरियाई क्षेत्र कहते हैं। ठीक, तो उसके बाद
कुछ प्रश्न पूछ इससे संबंधित यहाँ पे इनुइट लोग कहाँ पाए जाते हैं? साइबेरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं इनुइट। ठीक, अगर आपसे पूछे कि समशीतोष्ण कोड़धारी वन को क्या कहते हैं? यहाँ पे साइबेरिया क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। यहाँ पे समशीतोष्ण कोड़धारी वन पाए जाते हैं। समशीतोष्ण कैसे वन? कोड़धारी वन पाए जाते हैं। और समशीतोष्ण जो कोड़धारी वन होता है उसको क्या कहते हैं? टैगा वन कहते हैं। क्या कहते हैं? टैगा वन कहते हैं। समशीतोष्ण कोड़धारी वन को क्या कहते हैं? टैगा वन कहते हैं। यही एक प्रश्न और इम्पोर्टेंट हो जाता है आप लोग के लिए, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? पर्ल ऑफ साइबेरिया, यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? तो बैकाल झील को कहते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया। बैकाल झील को कहते हैं पर्ल ऑफ साइबेरिया। और बैकाल झील कहाँ पे स्थित है? ये विश्व की सबसे गहरी झील है। क्या है? विश्व की सबसे गहरी झील का क्या नाम है? इससे गहरा झील नहीं है। तो विश्व की सबसे गहरी झील का नाम क्या है? बैकाल झील है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। इनुइट लोग कहाँ पाए जाते हैं? तो साइबेरियाई क्षेत्र में पाए जाते हैं इनुइट लोग। साइबेरियाई क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? जैसे अलास्का का क्षेत्र हो गया, ग्रीनलैंड का जो क्षेत्र हो गया, कनाडा के क्षेत्र को साइबेरियाई क्षेत्र कहते हैं। समशीतोष्ण कोड़धारी वन कहाँ पे पाए जाते हैं? ये इनको क्या कहा जाता है? टैगा वन कहा जाता है। समशीतोष्ण जो मतलब साइबेरियाई क्षेत्र में जो समशीतोष्ण कोड़धारी वन होते हैं उन्हें टैगा वन कहा जाता है। पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? बैकाल झील को कहा जाता है पर्ल ऑफ साइबेरिया। ये विश्व की सबसे गहरी झील है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा शब्द इंटरनेट कार्य से संबंधित है? और ये भी आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा? तो इसमें ऑप्शन सभी सही थे। कौन कौन सा ऑप्शन था? www जिसका अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। उसके बाद क्या होता है? ऑप्शन में था HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। उसके बाद ईमेल था। ईमेल तो आप लोग जानते ही हैं, जो आप लोग भेजते हैं अपने बाबू सोना के पास। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। ये तीनों के तीनों शब्द किससे संबंधित है? इंटरनेट से संबंधित है। अगर वहीं अब इससे संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि इंटरनेट का, आप लोग बताएंगे इंटरनेट का आविष्कार कब हुआ था? इंटरनेट का जो आविष्कार है ये 1960 में हुआ था। कब? 1960 में हुआ था। और वहीं www यहाँ पे आप लोग लिखे हैं, इसका फुल फॉर्म बताइए क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। अगर आपसे पूछे कि WWE का जो संस्थापक कौन है, ये अगर आपसे पूछ ले तो इसके संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं। कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कौन है? टिम बर्नर्स-ली हैं। ठीक, अगर आपसे पूछे कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? ये वेबसाइट में होता है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक, इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसका रिवीजन करेंगे साथ में। कौन सा इंटरनेट कार्य से संबंधित है? www, HTTP, ईमेल, ये सभी इंटरनेट से संबंधित है। इंटरनेट का जो आविष्कार है कब हुआ था? 1960 में हुआ था। और WWE का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। उसके बाद संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली है। कौन? टिम बर्नर्स-ली WWW के संस्थापक हैं। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी होती है? तो विद्युत बल्ब में जो प्रयुक्त गैस होती है वो होती है आर्गन गैस। मतलब अक्रिय गैस होता है। आर्गन भर सकते हैं इसकी जगह पे, और कोई अक्रिय गैस भर सकते हैं। अक्रिय गैस वहां पे चाहिए। ठीक, तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन में मिलेगा आर्गन गैस, उसे आप लोग भर सकते हैं। ठीक, उसके बाद तापदीप्त बल्ब में पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन में लोगों को कंफ्यूजन हो गया। तो तापदीप्ति बल्ब जो ट्यूबलाइट वगैरह होता है उसमें कौन सा गैस, मतलब कौन सा गैस भरा रहता है? तो इसमें भी मतलब क्या बोलते हैं, मतलब अक्रिय गैस भरा रहता है। तो क्रिप्टोन भी अक्रिय गैस है। उसके बाद ऑप्शन में था क्रिप्टोन एंड जेनॉन। तो ये दोनों क्या है? अक्रिय गैस हैं। तो यहाँ पे इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तापदीप्ति बल्ब जो ट्यूबलाइट वगैरह होता है। उसके बाद विद्युत बल्ब में एक फिलामेंट उपयोग होता है। फिलामेंट जो जलता है उसे फिलामेंट कहते हैं। और ये पूछा जाता है कि किसका फिलामेंट का निर्माण किस धातु से होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। किसका? टंगस्टन का बना होता है। और इसमें पूछा जाता है कि इसका टंगस्टन क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसका गलनांक बहुत ऊंचा होता है। टंगस्टन बनाने का कारण है इसका गलनांक बहुत ही ऊंचा होता है। और टंगस्टन का जो ताप होता है वो जलते समय बल्ब में कितना हो जाता है? तो 30,000 से 35,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। कितना? 30,000 से
35,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, उतने तापमान पे हमें हीट ये मतलब हमें प्रकाश देता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और घरों में जो उपकरण लगे होते हैं जैसे टीवी, पंखा, फ्रिज, कूलर, जितने भी उपकरण लगे होते हैं घरों में जितने भी उपकरण लगे होते हैं ये किस क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम या फिर श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं? ये अगर आपसे पूछ ले तो ये समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। जितने भी उपकरण लगे रहते हैं, बल्ब, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, वॉशिंग मशीन, सभी किस क्रम में जुड़े होते हैं? घरों में पूछेगा तो समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। और बल्ब के बारे में यहाँ पे बल्ब के बारे में चीजें देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि बल्ब क्या काम करता है, तो ये क्या काम करता है? ये विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? ये प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसमें? प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? आर्गन गैस है। अगर तापदीप्ति बल्ब में पूछे तो जो ट्यूबलाइट होता है क्रिप्टॉन एंड जेनॉन का प्रयोग किया जाता है। ये भी अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस होना चाहिए चाहे जो हो। उसके बाद निर्माण के बारे में बात करें तो निर्माण फिलामेंट का जो निर्माण होता है, जो विद्युत बल्ब में लगा होता है, टंगस्टन उसे कहते हैं। ये टंगस्टन धातु से इसका निर्माण होता है। और उसके बाद ताप किसने होता है? तो ताप इसका जब जलते समय इसका ताप 30,000 डिग्री सेल्सियस से 35,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और टंगस्टन का जो गलनांक होता है बहुत ही ऊंचा होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत ही ऊंचा होता है। और विद्युत बल्ब क्या काम करता है? ये विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? प्रकाश ऊर्जा में बदलने का काम होता है। घरों में जितने भी उपकरण लगे होते हैं ये सभी समांतर क्रम में जोड़े होते हैं। किस क्रम में? समांतर क्रम में, जिसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने दोस्तों तक भी। कमेंट करके हमें बताएंगे अगर आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा। पीडीएफ पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक, किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो यू नेगेटिव होता है। और ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यूनिवर्सल जो डोनर होता है वो ओ नेगेटिव होता है, इसे यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वग्राही कौन सा होता है, सर्वग्राही रक्त समूह पूछे, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है वो AB प्लस होता है, AB पॉजिटिव होता है। इसे क्या कहते हैं? इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। तो ये चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि रक्त समूह की खोज किसने किया, रक्त समूह की खोज किसने किया, तो रक्त समूह का खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था रक्त समूह की खोज। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि रक्त का माप किसमें करते हैं, रक्त का माप स्फिग्नोमैनोमीटर में करते हैं। किसमें? स्फिग्नोमैनोमीटर से करते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर से रक्त समूह की माप करते हैं। अगर आपसे पूछे कि रक्त का पीएच कितना होता है, तो रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। किस रक्त वर्ग के व्यक्ति को सर्वदाता या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं? तो ओ नेगेटिव को सर्वदाता कहते हैं। और सर्वग्राही जो रक्त समूह होता है AB पॉजिटिव होता है, इसे यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। रक्त समूह की खोज किसने किया? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। अगर आपसे पूछे कि रक्त की माप करने के लिए जो यंत्र का प्रयोग किया जाता है, स्फिग्नोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? स्फिग्नोमैनोमीटर का। और रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4 होता है। अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका का जो सर्वोच्च शिखर है वो तंजानिया में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तंजानिया में अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर स्थित है। और अफ्रीका का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है? माउंट मैकिनले है। क्या? माउंट मैकिनले अमेरिका में है। माउंट किलिमंजारो है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट किलिमंजारो है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि इसकी हाइट पूछ ले, इसकी माउंट किलिमंजारो की हाइट आप लोग ध्यान रखेंगे, मतलब कितना है? 5895 किलोमीटर है। कितना? 5895 मीटर है। पर्वतों की जो ऊंचाइयां होती है वो हमेशा मीटर में रहती है, और नदियों की जो ऊंचाई मतलब लंबाइयां होती हैं वो हमेशा किलोमीटर में होती हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे।
अब कुछ सभी महाद्वीपों के जो ऊंची चोटियां हैं उसको देख लेते हैं। तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी क्या है? एशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है एशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है। क्या है? माउंट एवरेस्ट है एशिया की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद आपसे पूछे कि अगर उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले है। क्या है? माउंट मैकिनले है, अलास्का में है। कहाँ पे है? अलास्का में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद आपसे पूछेगा कि दक्षिणी अमेरिका का बताएंगे। अगर वहीं आपसे पूछ ले कि दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी बताइए, तो दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है? एकांकागुआ, माउंट एकांकागुआ है दक्षिणी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है विंसेप मैसी है। क्या है? विंसेप मैसिफ है अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद यूरोप की सबसे ऊंची चोटी बताइए यूरोप की। तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस है। क्या है? यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एल्ब्रूस है। उसके बाद एक और बचा है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है, ये सभी आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, माउंट क्यूसीयुस्को है। क्या है? माउंट कोसियुस्को है ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे क्योंकि सभी महाद्वीपों की ऊंची चोटियां पूछी जाती हैं। देखिए कि अफ्रीका की जो सबसे सर्वोच्च शिखर है वो कहाँ स्थित है? तो तंजानिया में स्थित है। और ये भी तो आपको पूछ सकता है कि सबसे ऊंची शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो है। ठीक, एशिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। उत्तरी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट मैकिनले अलास्का में स्थित है। दक्षिणी अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है एकांकागुआ है। ठीक, एकांकागुआ है। अंटार्कटिका की जो सबसे ऊंची चोटी है, अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंसेप मैसी है। क्या है? विंसेप मैसिफ है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस है। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस। ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोसियुस्को है। क्या है? माउंट कोसियुस्को। ठीक, तने की कटाई किसे पुनः उगाने के लिए किया जाता है? बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिहार एसआई 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो तने की जो कटाई है वो गन्ना के उत्पादन के लिए किया जाता है। किसके उत्पादन के लिए? गन्ना के उत्पादन के लिए किया जाता है। और तने की कटाई करके गन्ना उत्पादन करना क्या कहा जाता है? इसे तना काट प्रवर्धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तना काट प्रवर्धन कहा जाता है। तो ये चीजें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि गन्ना का जो सर्वाधिक उत्पादन है वो कौन सा राज्य करता है? गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन है कौन सा राज्य करता है? तो अपना उत्तर प्रदेश है, सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। और यूपी की मुख्य नगदी फसल क्या है? यूपी की अगर आपसे पूछे कि मुख्य नगदी फसल क्या है, तो यूपी की मुख्य नगदी फसल जो है वो गन्ना है। क्या है? यूपी की मुख्य नगदी फसल गन्ना है। ठीक, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो गन्ना शोध संस्थान ये लखनऊ में स्थित है। कहाँ पे? लखनऊ में स्थित है। गन्ना शोध संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ में स्थित है। ठीक, तो इतनी चीज यहाँ पे गन्ना से याद रखेंगे। तो तने की कटाई करके पुनः उगाने के लिए किसे उगाने के लिए होता है? तो गन्ना पुनः उगाने के लिए तने का कटाई किया जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे तना काट प्रवर्धन कहा जाता है। तो ऐसे भी पूछ सकता है कि तना काट प्रवर्धन के द्वारा कौन सी फसल उगाई जाती है, किसे उगाया जाता है? तो गन्ने को उगाया जाता है। और सर्वाधिक जो उत्पादन है गन्ना का जो सर्वाधिक उत्पादन है ये उत्तर प्रदेश करता है। और यूपी की मुख्य नगदी फसल क्या है? गन्ना है। नगदी फसल किसे कहते हैं? जिसे बेच करके तुरंत रुपया मिल जाए तो उसे क्या कहते हैं? नगदी फसल कहते हैं। गन्ना शोध संस्थान कहाँ पे स्थित है? लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? तो जो एड्स का पूर्ण रूप है वो आप लोग बताएंगे कि क्या होता है। तो एड्स का जो पूर्ण रूप है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है एड्स का फुल फॉर्म। और एड्स दिवस कब मनाते हैं? एड्स दिवस कब मनाते हैं? तो ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं एड्स दिवस। और एड्स प्रभावित किस चीज को करता है? मनुष्य के शरीर में किसको प्रभावित करता है? तो ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। किसको? पूरा नर्वस सिस्टम को प्रभावित कर देता है। सॉरी, प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स किसको प्रभावित करता है? तो एड्स जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। प्रतिरक्षा तंत्र के मतलब आपके शरीर कोई भी रोगों से नहीं लड़ पाएगा। तो ये प्रतिरक्षा तंत्र को डैमेज करता है। और बात करते हैं, आपसे पूछे कि मतलब एड्स में संक्रमण किस जीवाणु के कारण होता है?
किस वायरस के कारण होता है? तो एड्स का जो संक्रमण है किस वजह से फैलता है? तो इसमें कौन सा वायरस होता है? एचआईवी वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है? एचआईवी वायरस के कारण होता है एड्स। उसके बाद आपसे पूछे कि अगर आपसे पूछे कि एलिसा जांच किस रोग से संबंधित है? एलिसा जांच का संबंध किस रोग से है? तो आप लोग क्या बताएंगे? एलिसा जांच का संबंध किस रोग से है? तो ये एड्स से संबंधित है। किससे? ये एड्स से संबंधित है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम है। एड्स का पूर्ण रूप क्या है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। उसके बाद आपसे पूछे कि एड्स दिवस कब मनाते हैं? विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं। और एड्स में संक्रमण एचआईवी वायरस से होता है। किस वायरस से? एचआईवी वायरस से होता है। अगर आपसे पूछे कि मतलब एड्स में प्रभावित तो प्रतिरक्षा तंत्र प्रभावित होता है, यानी कि आपकी शरीर रोगों से नहीं लड़ पाएगा, तो प्रतिरक्षा तंत्र इसमें प्रभावित होता है। एलिसा जांच का संबंध किससे है? तो एड्स से है। एलिसा जांच का संबंध किससे है? एड्स से है। फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, किससे उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। और अगर आपसे पूछे कि अम्ल वर्षा की वजह से वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं, क्या हो जाती हैं? अम्ल वर्षा की वजह से वनस्पतियां क्या हो जाती हैं? नष्ट हो जाती हैं। और क्यों नष्ट हो जाती हैं? तो ये अगर आप आपसे पूछे, क्योंकि इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल की वजह से यहाँ पे वनस्पतियां नष्ट हो जाती हैं। और अम्ल वर्षा को क्या कहा जाता है? तो अम्ल वर्षा को स्टोन कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्टोन कैंसर। क्यों स्टोन कैंसर कहा जाता है? क्योंकि ये पत्थरों का क्षरण कर देता है, यानी कि पत्थरों को क्षरण करके दुष्प्रभावित कर देता है। और यहीं आपसे पूछे कि ताजमहल किस वजह से दुष्प्रभावित हो रहा है? ताजमहल दुष्प्रभावित किस वजह से होता है? प्रभावित हो रहा है, दुष्प्रभावित जो है ताजमहल दुष्प्रभावित हो रहा है, ये अम्ल वर्षा की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से? अम्ल वर्षा से ये दुष्प्रभावित हो जा रहा है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक अम्ल वर्षा किस देश में होती है? तो सर्वाधिक जो है अम्ल वर्षा कहाँ पे होती है? किस देश में? तो ये नॉर्वे देश में सर्वाधिक अम्ल वर्षा रिकॉर्ड किया गया है। ठीक, तो ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि किसके उत्सर्जन से अम्लीय वर्षा होती है? तो सल्फर डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड की वजह से क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। ठीक, और वनस्पतियां नष्ट क्यों होती हैं अम्ल वर्षा की वजह से? क्योंकि इसमें क्या होता है? क्या उत्पन्न होता है? इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक, इस वजह से वनस्पतियां नष्ट हो जाती है। ताजमहल का दुष्प्रभावित होना ये अम्ल वर्षा से होता है। ताजमहल का दुष्प्रभावित होना अम्ल वर्षा से। अम्ल वर्षा को क्या कहा जाता है? तो अम्ल वर्षा को स्टोन कैंसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्ल वर्षा को स्टोन कैंसर कहते हैं, क्योंकि इसमें पत्थरों का क्षरण हो जाता है। और सर्वाधिक अम्ल वर्षा कहाँ पे होता है? नॉर्वे में होता है। फटे दूध से उत्पन्न एसिड होता है। और ये आपके बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और एड्स का पूर्ण रूप भी, ये भी आपके बिहार एसआई एग्जाम 2008 में पूछा गया प्रश्न है। आप लोग वहाँ पे उठा के देखिएगा, प्रैक्टिस सेट मतलब प्रीवियस ईयर एग्जाम, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो फटे दूध से उत्पन्न एसिड कौन सा होता है? तो लैक्टिक एसिड होता है। फटे दूध में कौन सा एसिड होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि दही में भी कौन सा अम्ल होता है? कि दही में भी लैक्टिक अम्ल होता है। फिर उसके बाद आपसे पूछे कि दूध के बारे में बात करेंगे, दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है? अगर आपसे पूछे कि दूध में कौन सी विटामिन नहीं होती है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, विटामिन सी यहाँ पे नहीं होता है। दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगर आपसे पूछे कि दूध की शुद्धता का माप किससे करते हैं? दूध में शुद्धता का माप किस में करते हैं? तो दूध में शुद्धता की जो माप है वो लैक्टोमीटर से करते हैं। किससे? लैक्टोमीटर से करते हैं। अगर आपसे पूछे कि सिरका में कौन सा अम्ल होता है, यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है, तो इस वजह से आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बार बार पढ़ाई जा रही है। एसिटिक अम्ल होता है। कौन सा? एसिटिक अम्ल होता है। अगर आप लोग हमारा क्लास बहुत दिन से कर रहे हैं तो आप लोग को ये याद भी हो गया होगा अभी तक। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल होता है? संतरा एंड नींबू में अगर आपसे पूछे कि कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें सिट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। वहीं आपसे पूछे कि अगर इमली में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, तो इसमें टार्टरिक अम्ल होता है। कौन सा? टार्टरिक अम्ल होता है। ठीक, तो अगर आपसे पूछे कि चींटी काटने में कौन सा अम्ल होता है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक,
तो देखिए फटे दूध से उत्पन्न एसिड कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड फटे दूध से उत्पन्न होता है। और दही में भी कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। विटामिन कौन सा नहीं होता है? दूध में विटामिन सी नहीं होता है। अगर आपसे पूछे कि दूध की शुद्धता का जो माप है लैक्टोमीटर से करते हैं। और सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है सिरका में। संतरा और नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल होता है। उसके बाद इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है इमली में। ठीक, तो इमली में कौन सा अम्ल होता है? टार्टरिक अम्ल होता है। तो इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के जो सार्वभौमिक नियम है इसका प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। किसने? न्यूटन ने किया था। उसके बाद और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का जो उल्लेख है ये किस पुस्तक में किया था? तो ये प्रिंसिपिया में किया था। किस पुस्तक में? प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल कितना होता है? तो चंद्रमा पे जो गुरुत्वाकर्षण होता है वो पृथ्वी का 1/6 होता है। पृथ्वी का अगर पृथ्वी पे कुछ गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है उसका 1/6 1/3 होता है चंद्रमा पे। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि जी का सर्वाधिक मान किस ग्रह पे होता है? जी का जो सर्वाधिक मान है वो किस ग्रह पे होता है? तो बृहस्पति ग्रह पे होता है। जी का सर्वाधिक मान किस ग्रह पे होता है? बृहस्पति ग्रह पे जी का सर्वाधिक मान होता है। ठीक, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर पृथ्वी पे ज्वार एंड भाटा आ रहा है, ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? ज्वार भाटा, भाटे नहीं भाटा, ज्वार भाटा आने का कारण क्या होता है? तो ये भी पृथ्वी और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है। पृथ्वी पर सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, सूर्य एवं चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है? ज्वार और भाटा आता है। तो ये चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। देख लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? न्यूटन ने किया था गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन। और इसका उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है? प्रिंसिपिया। न्यूटन की एक पुस्तक है प्रिंसिपिया, उसमें मिलता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का उल्लेख। चंद्रमा पर जी का मान यानी कि गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है? तो चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी की तुलना में 1/6 होता है। ठीक, और जी का जो सर्वाधिक मान है वो किस ग्रह पे होता है? तो जी का जो सर्वाधिक मान है वो बृहस्पति ग्रह पे होता है। किस ग्रह पे? बृहस्पति ग्रह पे जी का सर्वाधिक मान होता है। ज्वार भाटा आने का जो कारण होता है वो पृथ्वी पर सूर्य भी गुरुत्वाकर्षण लगाता है और चंद्रमा का भी आकर्षण बल लगाता है। तो इस वजह से क्या होता है? पृथ्वी पर क्या होता है? ज्वार और भाटा आते हैं समुद्रों में। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? और ये बिहार एसआई एग्जाम में आपके पूछा गया प्रश्न है। तो संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? ये विटामिन सी के प्रबल स्रोत हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, संतरे जो है वो विटामिन सी के प्रबल स्रोत हैं। और संतरे में अभी हमने बताया कि अम्ल कौन से पाए जाते हैं? तो संतरे में जो है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल होता है। अगर आपसे पूछेगा कि अगर आपसे पूछे कि पालक किसके स्रोत होते हैं, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि पालक किसके स्रोत होते हैं, तो ये आयरन के स्रोत होते हैं। कहाँ किसके स्रोत होते हैं? आयरन के। अगर आपसे पूछे कि गाजर किसके स्रोत होते हैं, गाजर किसके स्रोत होते हैं, तो ये विटामिन ए के स्रोत होते हैं। कौन से? विटामिन ए के स्रोत होते हैं। आंवला किसके स्रोत होता है? आंवला किसके स्रोत होता है? किसका स्रोत होता है? तो आंवला जो है वो विटामिन सी का स्रोत होता है। किसमें? विटामिन सी का। अगर आपसे पूछे कि दालें एवं सोयाबीन किसके स्रोत होते हैं, दालें एवं सोयाबीन किसके स्रोत होते हैं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके प्रोटीन के स्रोत होते हैं। किसके? दालें जो हैं या फिर सोयाबीन, ये प्रोटीन के स्रोत होते हैं। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं? विटामिन सी के प्रबल स्रोत हैं। संतरे में अम्ल कौन सा होता है? तो सिट्रिक अम्ल होता है। पालक किसके स्रोत होते हैं? आयरन के स्रोत होते हैं, यहाँ पे लोहा पाया जाता है पालक में। और गाजर किसके स्रोत होते हैं? विटामिन ए के स्रोत होते हैं। और आंवला किसके स्रोत होता है? तो ये विटामिन सी का स्रोत होता है। दालें और सोयाबीन जो है विटामिन ए प्रोटीन के स्रोत होते हैं। रबी की फसल की बुआई होती है, तो जो रबी की जो फसल होती है उसकी बुआई जो है अक्टूबर नवंबर में होती है। कब होती है? अक्टूबर नवंबर में। और रबी की प्रमुख फसल कौन सी हैं? जैसे आप हो गया गेहूं, हो गया गेहूं, जौ, सरसों, ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। गेहूं, जौ, सरसों, मटर हो गया, चना हो गया, ये सभी किसका फसल है? आलू हो गया, ये सभी रबी की फसल है।
क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से कौन सी रबी की फसल है और इसमें से कौन सी खरीफ की फसल है, कौन सी खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसलों के बारे में बात करें तो इसकी जो बुआई है वो जून जुलाई में होता है। कब होता है खरीफ की फसल की बुआई? जून जुलाई में होता है। यहाँ बुआई की बात कर रहे हैं, कटाई की मत सोच लीजिएगा। खरीफ की फसल हो गया जैसे धान हो गया, गन्ना हो गया, खरीफ की फसल में आता है। तिलहन सभी हो गए, तिलहन ये खरीफ की फसलों में आता है। ज्वार हो गया खरीफ की फसल है, बाजरा हो गया खरीफ की फसल है, उसके बाद मक्का हो गया, ये सभी किसके फसल हैं? खरीफ की फसल हैं। ठीक, इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद अरहर भी आपका खरीफ का ही फसल है। तो खरीफ हो गया। अगर आपसे पूछे कि जायद के फसल के बारे में बताइए तो जायद की जो फसल है ये मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं। बुआई की बात करें ये मार्च अप्रैल में बोए जाते हैं। कटाई मतलब किस किस चीज की कटाई करेंगे आप लोग? तरबूज की फसल होती है, ये जायद की फसल। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ये जायद की फसल है। तरबूज, खरबूज, उसके बाद ककड़ी, ये सभी किसके फसल है? ये जायद की फसल है। तो इतनी चीजें आप लोग यहाँ से रिवीजन करेंगे। रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में होती है, ये आपके एग्जाम में प्रश्न है। ये गेहूं की रबी की फसल जैसे गेहूं हो गया, जौ हो गया, सरसों, मटर, चना, आलू, ये सभी किसके फसल है? ये रबी की फसल है। खरीफ की फसल कौन कौन सी? इसकी बुआई जून जुलाई में होती है। धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये सभी किसके फसल है? ये खरीफ की फसल है। ये आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, इसका साथ में रिवीजन भी करेंगे, आपको याद भी हो जाएगा। जायद की फसल कौन सी है? मार्च अप्रैल में बोई जाती है। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी हो गया, ये सभी जायद की फसल है। ठीक, बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कौन सा रोग मच्छर में होने वाला रोग नहीं है? कौन सा रोग मच्छर से होने वाला रोग नहीं है? क्या क्या प्रश्न है? मच्छर से होने वाला रोग नहीं है। तो यहाँ पे पहले आप लोग जानेंगे कि कौन कौन से रोग मच्छर से होते हैं, तब तो आप बताएंगे कि कौन से रोग मच्छर से नहीं होते हैं। तो देखिए मच्छर से होने वाला रोग कौन कौन से है? जैसे डेंगू हो गया, मच्छर से होता है। डेंगू बुखार किससे होता है? मच्छर से होता है। उसके बाद मलेरिया, मलेरिया भी मच्छर से होता है। किससे होता है? मलेरिया मच्छर से होता है। उसके बाद आप लोग फाइलेरिया, ये सभी ऑप्शन में थे। फाइलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया बीमारी भी मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया बीमारी किसके काटने से होता है? मच्छर के काटने से होता है। अब बात करते हैं डेंगू भी मच्छर, मतलब डेंगू बुखार के लिए कौन सा मच्छर जिम्मेदार होता है? तो इसके लिए मादा एंडीज मच्छर जिम्मेदार होती है। कौन सी? ये मादा एंडीज मच्छर के काटने से होती है। कौन से मच्छर? मादा एंडीज। और मलेरिया जो है ये मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। किसके काटने से? मादा एनीफ्लीज मच्छर के काटने से होती है। ठीक, और बात करते हैं कि मलेरिया रोग में कौन सी प्रोटोजोआ, ये प्रोटोजोआ के कारण होता है। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है। और प्रोटोजोआ इसमें कौन सा होता है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। कौन सा? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है। ठीक, ये चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा? जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो देखिए कौन सा रोग मच्छर के काटने से होने वाला रोग है? डेंगू बुखार, ये मच्छर के काटने से होने वाला रोग है। जैसे मलेरिया भी किससे? मच्छर से काटने वाला रोग होता है। फाइलेरिया भी मच्छर के काटने से होता है। चिकनगुनिया बीमारी भी मच्छर के काटने से होता है। जबकि डेंगू बुखार है मादा एंडीज मच्छर के काटने से होता है। और मलेरिया जो है मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। दोनों अलग अलग है। और मलेरिया में कौन सी प्रोटोजोआ होती है? तो इसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होती है। कौन सी प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होती है। ठीक, तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। पीतल में कौन सी मिश्र धातु होती है? तो पीतल की जो मिश्र धातु है ये पूछा गया प्रश्न है। और ये आपके बिहार 9 वाला जो प्रश्न है ये बिहार एसआई में पूछा गया प्रश्न है। और पीतल में कौन सी मिश्र धातु होती है? किसकी मिश्र धातु होती है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, तांबा और जस्ते का मिश्र धातु होता है। तांबा और जस्ते का मिश्र धातु होता है पीतल। ठीक, उसके बाद पीतल के बर्तन के बनाने के लिए कहाँ प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तन बनाने के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? पीतल के बर्तन के लिए बनाने के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो ये हमारा यूपी का मुरादाबाद प्रसिद्ध है। कहाँ पे? मुरादाबाद प्रसिद्ध है पीतल के बर्तन बनाने के लिए। ठीक, उसके बाद अगर आपसे पूछे कि कांसा में कौन कौन सी मिश्र धातु होती है? कांसा, तो इसमें क्या होता है? तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। क्या होता है? तांबा और टीन का मिश्र धातु होता है। उसके बाद फ्यूज तार किसका मिश्र धातु होता है?
तो यहाँ पे टिन और लेड का मिश्र धातु होता है, सॉरी टिन और शीशे का मिश्र धातु होता है, यानी कि टिन और शीशे का मिश्र धातु होता है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि स्टेनलेस स्टील और स्टेनलेस स्टील के बारे में आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे। इसमें 3 चीजें मिला के बनाई जाती है, 2 चीजें कौन कौन सी, एक क्रोमियम और एक आयरन। क्रोमियम एंड आयरन के मिश्रण को क्रोमियम और आयरन के मिश्रण बना करके स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है। ठीक, तो इतनी चीजें यहाँ पे ध्यान रखेंगे। पीतल में कौन सी मिश्र धातु होती है, तो पीतल में कौन सी मिश्र धातु, तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है, सॉरी तांबा और जस्ता की मिश्र धातु होती है पीतल। पीतल के बर्तन बनाने के लिए प्रसिद्ध कौन सा एरिया है, मुरादाबाद, यूपी का मुरादाबाद फेमस है पीतल के बर्तन बनाने के लिए। कांसा में कौन कौन सी धातु होती है, तो तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। फ्यूज तार में टिन और शीशे का मिश्र धातु होता है। स्टेनलेस स्टील, क्रोमियम और आयरन का मिश्र धातु होता है। ठीक, अगला प्रश्न है कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत होते हैं। ये बिहार एसआई एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिहार एसआई में पालक के पत्ते किसके स्रोत होते हैं, तो ये आपके आयरन के स्रोत होते हैं। अभी हमने बताया इसमें लोहा पाया जाता है, तो ये लौह के प्रमुख स्रोत होते हैं। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग गड़बड़ कर देंगे। ठीक, संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो अभी हमने बताया कि विटामिन सी पाया जाता है। गाजर किसके स्रोत होते हैं, गाजर किसके स्रोत होते हैं, एक बार रिवीजन करेंगे, विटामिन ए के स्रोत होते हैं। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंवले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो इसमें विटामिन सी पाया जाता है, आंवले में विटामिन सी पाए जाते हैं। और दालें और सोयाबीन हमने अभी बताया, दालें और सोयाबीन किसके स्रोत होते हैं, तो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता देंगे। उसके बाद आप लोग बताएंगे सूर्य के प्रकाश में कौन सी एनर्जी होती है, सूर्य के प्रकाश। और मछली के तेल में कौन सी विटामिन होती है, मछली के यकृत तेल और सूर्य के प्रकाश से कौन सी विटामिन मिलती है, मछली के यकृत तेल और सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी मिलता है। कौन सा, विटामिन डी मिलता है। ठीक, इतनी चीजें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे। तो देखिए पालक पत्ते किसके स्रोत होते हैं, तो लौह के स्रोत होते हैं। संतरे में कौन सा विटामिन, विटामिन सी पाया जाता है। गाजर किसके स्रोत होते हैं, तो विटामिन ए के स्रोत होते हैं। आंवले किसके स्रोत होते हैं, विटामिन सी के स्रोत होते हैं। दालें और सोयाबीन किसके स्रोत होते हैं, आप लोग बताएंगे सूर्य के प्रकाश। और मछली के यकृत तेल ये किसके स्रोत होते हैं, विटामिन डी के स्रोत होते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला साहित्यकार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली पहली महिला जो साहित्यकार है आशा पूर्णा देवी है। कौन है, आशा पूर्णा देवी। इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार 1976 में हुआ था, दिया गया था। ठीक, और अगर आपसे पूछे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जो प्रथम पुरुष कौन थे, प्रथम पुरुष कौन है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम पुरुष जी शंकर कुरूप हैं। ये एग्जाम में प्रथम वाला बहुत पूछा जाता है, जी शंकर कुरूप हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले पुरुष। और इन्हें मलयालम भाषा के लिए दिया गया था, मलयालम भाषा के लिए दिया गया था। और ये इन्हें 1965 में मिला था। कब मिला था, 1965 में। जबकि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो वो भी 1965 में हुई थी। कब, 1965 में। यहाँ पे आप लोग लिंक करके याद रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि 56वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, 56वां नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ये नीलमणि फूकन को दिया गया था। किन्हें, नीलमणि फूकन को दिया गया था। अगर आपसे पूछे कि 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार लेटेस्ट वाला ये किसे दिया गया था, तो ये दामोदर मौजे को दिया गया था। किसे, दामोदर मौजे को दिया गया। ठीक, और किस भाषा के लिए, कोंकणी भाषा के लिए। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे, तो इसका रिवीजन करेंगे। अगर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला आशा पूर्णा देवी, 1976 में मिला था। प्रथम पुरुष ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले जी शंकर कुरूप हैं, मलयालम भाषा के लिए 1965 में मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत भी कब हुई थी, 1965 में हुई थी। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार नीलमणि फूकन को दिया गया था। किसे, नीलमणि फूकन को दिया गया था। और 57 नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजे को कोंकणी भाषा के लिए दिया गया था। किस भाषा के लिए, कोंकणी भाषा को। दंत क्षय का कारण क्या है, तो दंत क्षय का कारण बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मुंह में होती है, बैक्टीरिया मुंह में पाई जाती है। और ये बैक्टीरिया जो प्रभावित ज्यादा हो जाते हैं तो दंत क्षय का कारण होता है, यानी कि दांत आपके सड़ने लगते हैं। जैसे आपके दांत सड़ जाते हैं उसे कहते हैं मतलब
दंत क्षय। दंत क्षय से एक संबंधित बीमारी है पायरिया। पायरिया में क्या होता है? पायरिया ये किसका रोग होता है? ये भी एक एग्जाम में पूछा गया था, पेट में ही पूछा गया था कि पायरिया किसका रोग होता है। तो ये दांत एवं मसूड़े का रोग होता है। क्या किसका? दांत एवं मसूड़े का रोग होता है। ठीक, मसूड़े सड़ जाते हैं इसमें, ये दांत और मसूड़े दोनों सड़ जाते हैं। मानव में कितनी दांत होती हैं कि जो 2 बार विकसित होती हैं? कितनी 2 बार दांत विकसित होते हैं? या फिर आपसे पूछे कि मानव में दूध के दांत कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके 20 दांत ऐसे होते हैं कि जो 2 बार विकसित होते हैं। और अगर आपसे पूछे कि हाथी का जो दांत होता है, जो बाहर निकला हुआ होता है, हाथी का दांत जो होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है? वो होता है आपका ऊपरी कृंतक का। ऊपरी कृंतक का मतलब होता है, ऊपरी कृंतक का बढ़ा हुआ भाग होता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और वहीं आपसे पूछे कि दांत का निर्माण किससे होता है? दांत का निर्माण किससे होता है? तो दांत का जो निर्माण है वो डेंटाइन से होता है। किससे? डेंटाइन से दांत का निर्माण होता है। जबकि अगर आपसे पूछे कि दांत को मजबूती किससे मिलती है? दांत को जो मजबूती है वो किससे मिलती है? ये होता है आपकी कैल्शियम से। कैल्शियम से दांत को मजबूती मिलती है। तो इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य भारत का केरल है। केरल में कितनी % साक्षरता है? 94% साक्षरता है। कितनी? 94%। और आपसे पूछे कि सबसे कम साक्षरता किस राज्य की है? सबसे कम साक्षरता जो है, जहाँ की आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, बिहार की है। कितनी है साक्षरता यहाँ पे? 61.8% यहाँ पे सबसे कम साक्षरता है। और बात करते हैं कि विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व साक्षरता दिवस ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। और इतनी चीजें यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य केरल है 94%। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है 61.8%। विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर के दिन मनाते हैं। और दंत क्षय का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया की वजह से दंत क्षय होता है। पायरिया रोग में दांत और मसूड़े से संबंधित है। मनुष्य में 2 बार विकसित दांत 20 होते हैं। हाथी का दांत जो होता है वो ऊपरी कृंतक का एग्जाम्पल होता है। और दांत का जो निर्माण होता है वो डेंटाइन से होता है। दांत का निर्माण डेंटाइन से होता है। और मजबूती किससे प्राप्त होती है दांत में? तो वो कैल्शियम से मजबूती प्राप्त होती है। तो इतनी चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। तो धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए। ठीक है, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। बाकी हम आप लोग के साथ हैं। एग्जाम अच्छा होगा आप लोग का।